You know how art has changed you? आर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं अबाउट द आर्टिस्ट? फिर अलादीन का चिराग है कि बस ये तो मैं भी बना लूंगा। हाँ, इसमें क्या है ऐसा? जैसे आपने बोला था। So you guys also do nude portraits. डॉक्टर्स भी तो स्केलेटन बॉडी हाँ, सामने रख के वो अपना स्टडी करते हैं। वो तो ऑपरेशन हम लोग कैसे गलत हुए? हाँ, How was your experience trying nude portrait for the first time? What's the story of Mona Lisa? ये इतनी फेमस है क्यों? वो 2 या 3 बार चोरी हो गई थी। जो न्यूज़ थी वो पेपर में आई थी, तो उससे वो ज़्यादा फेमस हो गई कि ये कोई पेंटिंग है। फिर जब थोड़ी बहुत स्टडीज़ हुई तो पता लगा कि आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपनी पेंटिंग के सामने ना बड़ी सी स्माइल खड़े हो जाएंगे, तो सामने वाला बंदा आके अगर कुछ समझाने भी आ रहा होगा वो नहीं समझाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको तो कुछ अच्छा ही बोलना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा क्या है, आर्ट या आर्ट के पीछे की कहानी? So guys, I was looking for somebody who can paint a mural at my studio, and that's when I got in touch with Palette Pals. And I really love their work in a very first instance. तो मुझे बहुत मजा आया इनका काम देख के, और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरी इनसे बात होती गई वैसे वैसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई शुड हैव अ कन्वर्सेशन विद देम ऑन कैमरा, एंड दैट्स व्हेन दिस आइडिया केम अप, दिस आइडिया स्ट्राइक कि यार उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए. सो इस पॉडकास्ट में it's gonna be very informal podcast where we're gonna ask questions about their journey and how they do it, and about the situation of artists, particularly painting artists in India. पहली चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग आर्ट को एक हॉबी के तौर पे देखते हैं. आर्ट को बहुत कम लोग हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये देख पाते हैं कि actually this could be a profession for their kid. So how your parents reacted जब आपने ये बताया कि आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, और जब आपने इसे यू सेड इट्स व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स कि दिस इज गोना बी मोर देन हॉबी फॉर मी, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स का तो ऐसा था कि उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका कि मुझे जो करना है, मतलब दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. तो जब मैंने उनको 12th के बाद बताया कि मेरे को नहीं करना और मैथ्स या मुझे नहीं करना कंप्यूटर साइंस, मुझे मतलब मेरी तो बचपन से ही हॉबी रही है, मतलब पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, DIYing स्टफ, तो मुझे वो बचपन से ही था. तो मैंने 12th में भी जब अपना एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेंटिंग चुना, तो मैंने बहुत सर्च किया कि क्या 12th के बाद मैं इसको एज अ करियर चूज़ कर सकती हूँ. तो बहुत सारे मतलब मेरे पेरेंट्स को काफ़ी डाउट था, क्योंकि फैमिली में कभी किसी ने नहीं है, मतलब किसी और का बैकग्राउंड ऐसा, मैं ही फर्स्ट हूँ इस टाइप से कि मैं पूरा प्रोफेशनल करियर बना रही हूँ इस चीज़ में. तो स्टार्टिंग में तो उनको भी डाउट था, वो भी मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा कोई करता नहीं है, कभी किसी को देखा नहीं है, तुम क्या करोगे, कैसे होगा, क्या, उनको भी नहीं पता. और एक्चुअल में क्वेश्चंस मेरे पास भी नहीं थे कि मैं कैसे बताऊँ उनको कि हाँ कि इसमें ऐसी जॉब होगी, हाँ ऐसे में इतना कमा लूँगी, मुझे तक आइडिया नहीं था. पर वो मेरे को वो पैशन था, और मुझे ये था कि मैं इसको लाइफ टाइम कर पाऊँगी और कभी बोर नहीं होंगी. तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मैं बोरिंग जॉब ले लूँ और मैं खुश ना रहूँ. इससे अच्छा तो मैं जो है मेरे को आता वो ले लूँ, खुश भी रहूँ, पैसे थोड़े कमाऊँ, कहीं ना कहीं से तो कमा ही लूँगी. एंड वर्सेस दैट, और अभी पेरेंट्स कैसा सोचते हैं? अभी तो मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है उनका भी. मतलब पहले तो ऐसा था कि जब बैचलर्स की थी फाइन आर्ट्स में, तो उनको भी सेम श्योरिटी तो अभी भी नहीं आई उनको कि एकदम ही कि नहीं हमारी लड़की कर ही लेगी टाइप्स. वो तो उनको भी नहीं आई, और मुझे तो अब थोड़ी आने लगी है पर तो मतलब अब पर जब धीरे धीरे मैं थोड़ी कमर्शियल आर्ट टाइप कर रही हूँ, जैसे लाइव वेडिंग्स, म्यूरल्स हम दोनों करते हैं या चीज़ें करते हैं, तो अब हमको आ गया है कि लोगों से कैसे कनेक्ट होना और कैसे अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने हैं. तो अब हाँ, अब उनको भी थोड़े थोड़े पर्सपेक्टिव बदल रहा है उनका कि हाँ नहीं कुछ तो हो ही जाएगा इन दोनों का. हितांशी, आपके लिए कैसा था? सेम विद मी, मतलब घर पे तो बहुत सपोर्ट तो बहुत मिला है शुरू से, स्पेशली माय मॉम. उनने बहुत सपोर्ट किया है सारी चीज़ों में, और मुझे तो डिग्री का पता ही नहीं था कि बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स करके कोई डिग्री होती है. तो आई यूज़ टू गो टू दीज कोचिंग्स, आर्ट क्लासेस. वहाँ पे मेरी मेंटर्स ने बोला कि BFA करके डिग्री है वो कर लो, और उनने जैसे जैसे बोला तो आई गॉट इनटू दिस कॉलेज, और फिर सब कुछ स्टार्ट हो गया. तो तब कॉलेज में काफ़ी लगता तो था कि ओ हम लोग स्टिल लाइफ बना रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स रख के, और सारी चीज़ें बहुत न्यू तो थी.
धीरे धीरे करके मतलब सब बढ़िया लग रहा था, पर जैसे जैसे कॉलेज एंड होता लगा तो तब पता चला कि खुद से ही करना पड़ेगा जो करना होगा। तो मेरे ख्याल से मतलब ऐसा है कि अगर हम खुद की प्रैक्टिस हम लोग करते रहते हैं तब जाके हम लोग मतलब इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो कोई डिग्री तो सेंस नहीं करती कि हम लोग इस डिग्री का कोई महत्व है या क्या है। हम लोग अपने आप भी बन सकते थे, बट जो भी है, आई डिड अ डिग्री। ओके, तो जब हम ये देखते हैं कि कोई भी इंसान आर्ट में, किसी भी किस्म की आर्ट में अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है या यूँ कह लीजिए कि पैसा बनाना चाहता है, तो कौन कौन से ऐसे वेन्यू हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं आर्ट में? ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर उसको डिजिटल साइड जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन के साथ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, UI UX चल रहा है, तो उस साइड डिज़ाइन एलिमेंट्स लगते हैं, एक वो ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, अगर उसको पेंट्स और ये ट्रेडिशनल मीडियम्स में ज़्यादा मज़ा आता है तो वो अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करके, आजकल लोग कमीशंस बहुत करवाते हैं पोर्ट्रेट्स एंड ऑल के, तो वो करवा सकता है। और तीसरा, लाइव वेडिंग पेंटिंग जो ट्रेंड में चल रही है, उसमें काफ़ी वैसे मनी वाइज वो काफ़ी अच्छा है। कितना पैसा बना लेते हैं एक लाइव वेडिंग पेंटिंग का? मतलब आप मिनिमम समझो कि 30-40 तो 30 है, to 50K। और बाकी ट्रैवल और उसकी मेहनत है, क्योंकि उस टाइम पे टाइम और प्रेशर बहुत होता है, तो मतलब पूरी दिलो जान से आपको स्किल्स लगानी पड़ती हैं अपनी उसमें, तो उस चीज़ में दम भी पूरी है और पैसा भी पूरा है। तो आपको पर उस अच्छे पैसे के लिए उस हाई एंड पार्टीज तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप जाओगे भी पर छोटे मोटे से होते होते, तो आप जब अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लोगे तो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत आते हैं। मैंने की थी तो मुझे भी आते हैं, फिर उस हिसाब से जो भी उनका बजट हो वो बात की बात है। तो ये लाइव वेडिंग पेंटिंग हो गया, और एक वॉल म्यूरल्स होता है जो हम लोग करते हैं, जैसे आप हमारे लिए कर रहे हैं जो श्रवण टॉक्स के लिए वॉल पेंटिंग्स करते हैं, क्योंकि वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मेहनत बहुत लगती है। कभी कभी हम दो नहीं, कभी हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो हमें टीम लेनी पड़ेगी और भी अपने अंडर आर्टिस्ट लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी फिर उस चीज़ पे भी बजट इंक्रीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम अच्छा खासा मनी कमा सकते हो और आर्ट में। पेंटिंग्स में अगर पैसा कमाना है, मतलब किसी को पेंटिंग्स में अच्छे से जाना है, तो फिर उसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पोर्टफोलियो कैसे, किन चीज़ों से स्ट्रांग होता है? मतलब पोर्टफोलियो कहाँ पे जा सकता है मैं वो बताती हूँ पहले, कि जैसे हम एग्जीबिशंस करते हैं, हमको हाई लेवल वाली एग्जीबिशंस करनी है, वो होती है मेट्रो सिटीज़ में, तो दे एम मतलब कि अच्छा पोर्टफोलियो होगा, तभी कंपटीशन बेसिस पे होता है वो सब। ओके, वो लोग भी मतलब उन्हीं आर्टिस्ट को चूज करेंगे हाँ, जिनके पीछे उनका बैकग्राउंड है, उनको वैलिडेशन बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके स्किल लेवल पे भी। हाँ, मतलब एक चीज है कि उन्होंने कितना ज्यादा काम किया हुआ है, और उनकी आर्ट की क्या स्टोरी टेलिंग है, मतलब उनको कुछ चाहिए, मतलब कुछ स्टोरी टेलिंग हो, या जो वो आर्टिस्ट जो काम प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जैसे आर्टिस्ट स्टेटमेंट, आर्टिस्ट बायो कहते हैं। हाँ, आर्टिस्ट बायो, उसमें आप किससे इंस्पायर हो रहे हो, कौन से आर्टिस्ट से इंस्पायर हो रहे हो और क्यों इंस्पायर हो रहे हो, वो सब कुछ पोर्टफोलियो में रहता है। और फिर पोर्टफोलियो से हम एग्जीबिशंस कर सकते हैं, हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं, और हम रेसिडेंसीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी आर्ट फॉर्म है जिनको आप लोग करते हो? हम लोग लाइक इन पेंटिंग वी डू पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, कॉम्पोजिशंस, और फिर डिजिटल आर्ट में हम लोग इलस्ट्रेशंस में भी काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्टोरी बुक्स होते हैं, और टी-शर्ट डिज़ाइंस होते हैं, मैगजीन आर्ट होता है, बहुत कुछ होता है, और भी बहुत कुछ होता है, हो गया, मतलब सबका अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो बस हम पेंटिंग और म्यूरल्स जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता था कि इतने बड़े सरफेस पे हम अपनी शोकेस कर सकते हैं आर्ट, तो अभी हम वो चीज़ को भी साथ साथ परस्यू कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ, ऐसा है। ओके, व्हाट एल्स दैट यू डू? We teach people, we do workshops, और
we also taught in an NGO recently, Robin Hood. मतलब उनके एवरी संडे क्लास होती थी, एक्स्ट्रा क्लास टाइप होती थी, इसमें वो वैसे मिसलेनियस स्टफ करवाते थे। तो हमारे पास उनका आया था, तो हम उनको एवरी संडे अंडर प्रिविलेज किड्स जो आते हैं आसपास के स्लम से, उनको हम सिखाते थे यही ड्राइंग एंड कलर्स। उनको बोलते थे लेके आओ, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाते थे एंगेज करने में। तो फिर वो हर संडे हमको पूछते थे, दीदी आप अगले संडे फिर से आओगे ना? और उसके बाद फिर वो सब बंद हो गया। बट मतलब मैंने भी लास्ट ईयर से ही क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो पहले तो मुझे लगता था कि मी टीचिंग नहीं तो पर जब वो होता गया और फिर बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो मुझे बहुत मन मजा आता करता है। है आगे से कि मैं करूं। बिल्कुल, तो आपके स्टूडेंट्स आपको पुश करते हैं कई बार। हाँ, और लास्ट ईयर से मैं करती आई हूँ। फिर मेरे पास बच्चे सिर्फ समर वेकेशन के लिए आए थे, बट उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको आगे भी करना है, उनको आर्टिस्ट बनना है। तो दे केम लाइक थ्रू आउट अ ईयर। अभी भी उनके कॉल्स आते हैं कि कैसे क्या मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ, इसमें मेरी हेल्प चाहिए। तो मैं फ्रीली, मतलब मेरे को मन करता है उनकी हेल्प करने का, और अभी भी मतलब चल रहा है। आप जब बच्चों को सिखाते हो तो आप क्या चेंजेस महसूस करते हो उनके अंदर? जब बच्चे आते हैं और बच्चे जब 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने की जो क्लासेस आपके साथ लेके जाते हैं, डू यू सी एनी विजिबल चेंजेस की जो कई बार बहुत ही सटल होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल माय किड इज़ लाइक 5.5 साल की बेटी है, तो अगर वो आर्ट में जाती है तो आप क्या लगता है आपको कि किस तरीके से बदलता है बच्चे को आर्ट? मुझे लगता है कि आर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। तो मैं मतलब कहने जब वाली वो थी। बच्चा आता है तो वो उसको रहता है कि मैम आप फटाफट बस कलर कलर करवा दो। कलर करवा दो। बहुत अच्छा लगता है। बहुत, हाँ हाँ। तो पर मेन तो ये है कि जब तक वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा तो वो पेंट क्या करेगा? और तो फिर मैं तो यही करवाती हूँ कि मतलब ड्रॉ करो, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, मतलब वो रो रहे हैं पर मैं मानती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ करो, ड्रॉ करो। 7 दिन। अभी एक बच्चा आ रहा है जो एक ही स्टिल लाइफ पे अटका है। वो कह रहा है कि मतलब मैम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और फिर एक दिन मेरे पास आया बड़े एक्साइटेड वे में, मैम मैंने होमवर्क कर लिया है। मैं भी खुश हो गई कि भाई कर लिया, वेरी गुड। मैंने देखा भाई साहब ने वो जो लास्ट डे ड्राइंग करी थी, मुझे याद थी कि हमने यही किया था, और मुझे कह रहा है कि ये मैंने होमवर्क भी किया क्योंकि वो बोर हो गया था सेम ड्रॉ कर करके। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हो कि यार बच्चे आर्ट में, क्योंकि बच्चे यूजुअली हम बोलते भी है ना कि आर्ट आपको खुशी देती है, बट यहाँ तो आर्ट बोर कर रही है। नहीं, तब मतलब कैसे? ऐसा ही, वो तो हमको Because- बनाना पड़ता है ना। एग्जैक्टली तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि कई बार लोग इसीलिए छोड़ देते हैं कि यार एक ही चीज को करते रहे। जैसे देख, एक सिंपल सी बात है जिसमें आपको एक चीज बताता हूँ कि ब्रूस ली ने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ समबडी हु नो 10,000 किक्स, but I'm afraid of one who know one kick but has practiced 10,000 times. What he talks about is कि जो skill है ना वो आती ही repetition से है, और repetition is a boring process. Correct? तो आप कैसे उन बच्चों को समझाते हो कि भाई देखो बेटा, अगर करना है तो ये repetition से तो गुजरना ही पड़ेगा? जैसे हमारे साथ है कि हमको ना प्रोसेस में बहुत मजा आता है, फाइनल आर्टवर्क से ज्यादा। ओके, तो मैं भी क्या ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है हाँ, कि मोस्टली उनको प्रोसेस? बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवी के बारे में बात करते हैं, बोला हमने यार देखी नहीं अपनी मूवी लेकिन हमें बहुत मजा आया करते हुए। हाँ, वही यही होता है। यही होता है, बिकॉज हम लोग तो आगे दूसरी प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे और फिर हम दूसरे प्रोसेस में लग जाएंगे। फाइनल आर्टवर्क जो होता है वो हमारा एक पहले हो गया कि अब हम इससे अपग्रेड करेंगे उस स्किल में, तो उस चीज़ में हमें फिर दूसरी बार भी मज़ा आता है। फाइनल वाले में इतना ऐसा कुछ नहीं लगता कि चलो ठीक है अच्छा बन गया, गुड, एग्जीबिशन में लगा देंगे कभी ना कभी। और मेनली आर्ट तो होता ही है कि आर्ट का मतलब क्या है कि आप वो एक इंसान बना रहा है तो वो एक्चुअल में प्रोसेस ही तो पूरा एंजॉय करेगा ना। डायरेक्ट फाइनल आउटकम की आपको खुशी होगी पर इतनी नहीं वो- होगी। हाँ, जो प्रोसेस के आप थ्रू आगे ये स्टार्ट किया था, फिर ये ऐसे और खराब फिर हुआ, वो वैसे बच्चा खराब भी तो हुआ। जाके मम्मी को बताएगा कि मैंने 10 बार ये ड्राइंग करी है तब जाके इतनी अच्छी बनी है। हाँ So it creates a value हाँ कि भाई मेहनत से मिला। हाँ। You know how art has changed you? आप दोनों को पर्सनली आर्ट ने कैसे बदला है? पेशेंस लेवल काफ़ी बड़ा है मेरा। मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव खुला है कि
सिर्फ आर्ट फील्ड में नहीं, बाकी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने में, और अगर कोई मतलब इंसानों को समझने में, ऑब्जर्व करने में सराउंडिंग्स, अगर कोई ऐसा है तो ऐसा क्यों है टाइप्स में, मतलब इस तरीके से सोच पाती हूँ। मतलब different और types कोई of कंटेंट, perspective हाँ देख पाते हैं। हाँ, और कोई कंटेंट जैसे सीरीज वगैरह हम लोग देखते हैं, अगर कोई कंटेंट है तो मैं मतलब काफ़ी वास्ट टाइप का कंटेंट देख लेती हूँ, मतलब मैं एक जॉनरा में नहीं टिकी रहती, तो मैं इस हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव खुला है, मुझे ये लगता है। हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं अबाउट द आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट इन इंडिया? यही कि इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसमें कोई पढ़ाई मेहनत, लिखाई नहीं है। ये तो सब ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे हाँ, बस एआई की तरह शक्ल जनरेट कर लेंगे, पेंसिल लेंगे और ड्रॉ हाँ। हो जाएगा और यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाँ, सबको यही लगता है। या फिर ये अलादीन तो- का चिराग है कि बस ये तो मैं भी बना लूंगा, हाँ। इसमें क्या है ऐसा। जैसे आपने बोला था जब हम वॉल पेंटिंग कर रहे थे, ये तो मैंने किया है, ये नहीं बताया इसके पीछे जो ड्राइंग की वो किसने की थी, तभी आप वो कर पाए। तो ड्राइंग इज द बेसिक। ड्राइंग इज द बेसिक फॉर एवरी आर्ट, मतलब इवन और किस किस और कैसे ऐसे, मुझे थोड़ा सा बताओ अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कि और किस तरह के स्टीरियोटाइप हैं जो लोग आपको स्टीरियोटाइप करते हैं? उन लोग को लगता है कि चलो अगर इसको, ये आर्टिस्ट को हमने कमीशन दिया है तो हमको ये हूबहू बना के देगा, ये लगता है मुझे कि मतलब वो फोटो और पेंटिंग में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कैसे पेंटिंग बना के देंगे? नहीं तो हम भी फोटो कॉपी करा के उनको दे ना दें। मतलब उन्हें पेंटिंग बनानी है बट उन्हें बिल्कुल फोटो जैसी बनानी है, तो रियलिस्टिक लगे एकदम एज इट इज। बनती है, जरूर बनती है, पर कब मतलब फिर वो रहता है कि डिफरेंशिएट नहीं रह पाएगा ना, एसेंस तो चला गया ना पेंटिंग का। और अगर एक इंसान बना रहा है तो मतलब इंसान तो वैसी गलतियां करता है, तो थोड़ी सी 0.01% अगर हो भी रही है गलती, तो वो उस चीज़ को पेंटिंग तो बनाए रख रही है ना। और पर्सपेक्टिव पे भी तो डिपेंड करता है, मतलब नॉन आर्ट पर्सन और आर्टिस्ट दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों का विजन काफ़ी अलग है। आप किसी अलग विजन से सोच रहे थे, हम किसी अलग विजन से, तो इसका वे कम्युनिकेशन होता है ना। आप पैसे दे देते हो, बोल देते हो कि बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले सारी चीज़ें हम सारी डिटेल्स मांगते हैं, पर उनको लगता है नहीं 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 आप पैसे लो और हो जाए। हाँ, पर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे। हम क्लियर बता देते हैं अब से, बिकॉज हमने इतना देख लिया है लोगों का, तो अब हम सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें हम बोल देते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, तो अब आप देख लो, हमको इतना ही आता है। ज़्यादा आता है, उठाओ ब्रश और कर दो। मतलब ऐसा भी होता है ना कि लोग जैसे कमीशन दे रहे हैं, पोर्ट्रेट्स का कमीशन दे रहे हैं, और वो पिक्चर्स इस टाइप की पिक्चर्स दे देंगे, और फिर वो बिल्कुल मतलब डिस्टॉर्टेड एकदम ही, हाँ, अलग ही कलर में, अलग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या मतलब फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होंगे। और फिर जब हम सेम फेशियल एक्सप्रेशन बना देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये गोरा क्यों है, ये काला क्यों है, ये स्माइल क्यों नहीं कर रहा है। इसको आप चेंज कर दो, हम प्लास्टिक सर्जन है। मतलब चेंज कर अब देंगे आप पूरा वो फेस स्ट्रक्चर, अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर हम स्माइल करेंगे तो चीक बोन्स भी ऊपर जाएंगे, तो पूरा एनाटॉमी तो बिगड़ रहा है ना। वो चीज़ नहीं समझते हैं मतलब लोग। हाँ, ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है। So you guys also do nude portraits. What has been your experience? पहली चीज़ ये चीज़ है, न्यूडिटी को हम एक बहुत टैबू के तौर पे देखते हैं और अक्सर इससे जुड़ा हुआ एक स्टिग्मा भी है। बट एक आर्टिस्ट जब एक न्यूड पोर्ट्रेट बनाता है, तो पहली बात तो ये चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि न्यूड पोर्ट्रेट्स इज द मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ आर्ट फॉर्म। किसी भी आर्ट में सुना उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूड आर्ट्स और इन सब तरह की चीज़ों को बहुत परस्यू किया है, और बहुत बट देयर इज ऑलवेज दिस टैबू और एक थोड़ा सा स्टिग्मा रहता है। हाउ डू यू डील विद इट एंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूड आर्ट? जब आपने इसको एक्सपीरियंस किया तो मतलब लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? एज सच तो क्या जो न्यूड फॉर्म्स होते हैं, न्यूड फॉर्म्स एज इन पीपल, वो हमारे आर्ट सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको स्टडी के नज़रों से देखते हैं कि हमें उनकी एनाटॉमी पढ़नी है। तो क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट बहुत प्रैक्टिस करता है, बेसिकली उसको ना मसल मेमोरी बढ़ानी होती है अपनी, तो वो अपने सराउंडिंग से जो देखेगा, लैंडस्केप सब
प्रैक्टिस करेगा, पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करेगा, तो ऐसे ही उसको एनाटॉमी भी स्टडी करनी पड़ती है बेसिक, कि ये स्केलेटन कैसा होता है, अगर ये हाथ को, अगर उसको बाद में आगे चल के मसल मेमोरी यूज़ करके बोलते हैं आर्टिस्ट इमेजिनेशन यूज़ करके पेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर करके मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं। तो न्यूड फॉर्म्स भी हमारे लिए वो हैं, स्टडी के वो पात्र हैं। तो हम उस वे में देखते हैं उसको, कि हम इससे प्रैक्टिस करके आगे हमें कोई पेंटिंग में या कोई भी स्कल्पचर में अगर कुछ अपने मन से बनाना है, तो हमें रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े, हम अच्छे से अपने इमेजिनेटिव तरीके से भी अपने स्टाइल को चेंज करके और इवॉल्व कर सकें। तो हमारे लिए वो स्टडी के फॉर्म्स है। हम उसको ऐसे नहीं सोचते कि ये वल्गर है या ये नहीं है या इसने कपड़े नहीं पहने, और ऐसा हमारे कुछ नहीं लिए वो होता है। वल्गर बिल्कुल नहीं होता। हाँ, Okay. मतलब डॉक्टर्स भी तो स्केलेटन और बॉडी सामने रख के वो अपना स्टडी करते हैं, वो तो operations हम लोग करते कैसे हैं। गलत हुए? हाँ, हम लोग भी तो अपनी स्टडी कर रहे हैं। और क्या। How was your experience, trying nude portrait for the first time? जब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था तो एज सच तो नहीं पता था कि ये भी ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर धीरे धीरे जब कॉलेज से या अपने आप प्रैक्टिस करते थे थ्रू यूट्यूब या किसी से भी नॉलेज इकट्ठा करके, तो पता लगा कि नहीं, आपको क्विक स्केचिंग आनी चाहिए। तो हम लोग ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते थे। ऑनलाइन भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट के लिए वेबसाइट्स होती हैं जो ऐसे क्विक स्केचेस के लिए मतलब वेबसाइट्स होती है, उसमें मॉडल्स की फ़ोटोज़ होती हैं, आप उससे क्विक स्केचेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे हम करते थे, हमको डिजिटल फॉर्म में देखने की आदत थी। पर जब हम लोग समसारा गए, हैदराबाद समसारा अकेडमी ऑफ आर्ट, तो वहाँ पे प्रॉपर ओल्ड रेनेसांस के टाइम पे, जैसे मोनालिसा भी या कैरावाजियो, ये जो आर्टिस्ट हैं, उनके टाइम पे, रेनेसांस के टाइम पे जो पेंटिंग्स होती थी जिस आर्ट स्टाइल में होती थी, ऑयल पेंटिंग, क्लासिकल ऑयल पेंटिंग, तो वहाँ पे वो सिखाते थे। तो उसमें न्यूड स्टडीज़ होती थी। तो जब हमने भी पहली बारी गए, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में हमको देखने की आदत थी, ऐसे रियल में नहीं थी, तो 5 सेकंड के लिए तो अब मान लो हमको भी शौक लगा, क्योंकि हमने भी कभी ऐसे देखा नहीं। हम भी तो थोड़े स्मॉल टाउन से ही हैं, और फिर हैदराबाद अच्छा खासा बड़ा शहर है, तो फिर हमने भी देखा, पर हमको वो 5 सेकंड के लिए ही हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमारे फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स उस सबको सब एक ही नज़र से देख रहे, तो हम कौन होते हैं जज करने वाले। तो उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी और नॉर्मलाइज कर दिया हमारे लिए, जो ऑलरेडी थी। तो हम भी काफ़ी अच्छे बैलेंस्ड वे में अपना काम शुरू कर पा रहे थे। जब हमको So how do you practice like ये चीज़ है कि कैसे करते हो आप? So you get people who portray as models. There are people who work as these प्रोफेशनल मॉडल्स, मतलब काफ़ी सारे, जैसे समसारा गए तो उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे भी हमारे ऐसे काफ़ी सारे जुड़े हैं। तो हमें पता लगा कि हमें भी नहीं पता था कि एज इन ये भी प्रोफेशन लोग चूज़ करते हैं। तब हमें पता लगा कि हाँ, कि प्रॉपर मॉडलिंग करते हैं लोग। तो हम भी काफ़ी, मतलब ये लोग फोटोग्राफ्स भी शूट करते हैं, इनका पूरा करियर ये होता है। तो अभी तो एज सच क्या होता है, कोई और ऊपर से कोई आर्टिस्ट के लिए पूरा न्यूड होके अपनी बॉडी दे रहा है हमको प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि उसके लिए सेफ स्पेस क्रिएट करें। तो ऐसे हम ग्वालियर में तो अभी नहीं कर पाते, क्योंकि वैसी मेंटालिटी और वैसी थिंकिंग है। तो अगर किसी को पता लग गया तो लोग ऑब्वियसली गलत सोचेंगे, तो फिर हम ग्वालियर में नहीं कर सकते। तो हम अभी ऑनलाइन फिगर्स ढूंढ के कर लेते हैं, पर एज सच कभी कहीं बाहर कोई वर्कशॉप होती है अच्छे मॉडल की, तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पूरा एरिया ही आर्टिस्ट से सराउंडेड रहता है, तो कोई किसी को वहाँ ऐसा टैबू नहीं लगता। तो हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है। और एक है मॉडल जिनको हम काफ़ी प्रेज करते हैं, वो लिलियन है, लिलियन डी मेलो करके। हाँ, तो उनका इंस्टाग्राम पे ही प्रॉपर प्रोफेशनल पेज बना है, जिसमें शी केम लाइव, मतलब तब तो शी वियर क्लोथ्स, बट वैसे वो करती हैं प्रॉपर वर्कशॉप्स, जो भी कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब करके उनकी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। और हम लोग चाहते हैं कि how difficult is for the models, because I'm trying to understand, see we are trying to create an art and there are so many other people also involved, जिसमें मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस दे रहा है कि दिस इज हाउ इट इज रियलिस्टिक वे में, एंड नाउ वी आर पोर्ट्रेइंग इट। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो मॉडल के लिए भी तो कितना डिफिकल्ट होता है। व्हाई?
होता है ऑब्वियसली, मतलब जब अगर हम ऐसे सोचे जब उन्होंने पहली बारी किया होगा तो उनको भी तो रहा होगा ना थोड़ी शर्म या जैसे आते हिचकिचाहट। हाँ रहती है, वो तो रही होगी। पर उन्होंने मतलब एज सच एक उनका भी ऐसा इंटरव्यू होना वही चाहिए बात कि है ना उनके कि एक्सपीरियंस हम के लिए। लोगों को हमको भी आइडिया नहीं है हाँ, इतना तो मतलब तो बट जब आप देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु डज न्यूड फोटोग्राफी, ठीक है, एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड सेड कि लाइक कि कई बार क्या होता है कि अगर आपको 5 पिक्चर चाहिए ना तो आपको कम से कम 500 पिक्चर खींचने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट 5 पिक्चर्स एंड समटाइम्स एक दिन में कई बार दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट। सो वो जो एक्सपोजर होता है ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, थोड़ी देर की चीज नहीं है वो। फॉर एन आर्टिस्ट हु इज सिटिंग देयर टू गेट पोर्ट्रेड, ठीक है, वो टू गेट पेंटेड, वो कितनी देर वहां पे बिताते हैं? What is different about painting artists? Basically, I'm asking. It is not about just about nude artists, but अगर कोई लाइव पेंटिंग के लिए आपके पास वहाँ बैठा हुआ है चीज़ है, जैसे जितनी भी हम मोनालिसा और इन सब की बातें करते हैं कि ये बहुत लाइव पेंट किए गए हैं, तो बताते हैं कि इसमें इतना कितना टाइम लगा था मोनालिसा? 5 साल। 5 साल। तो 5 साल तक वो जो फिगर है वो वहीं पे बराबर जो है ना आना और फिर मतलब वो लगातार आती होंगी थोड़े 5 सेशंस साल के तक लिए तो नहीं आई होंगी, but लगातार लगातार ऐसे पर मतलब कुछ दिन में कुछ कुछ दिन घंटे में हाँ। तो वो ऐसे। उन्होंने काफी स्केचेस किए होंगे, फिर उनका कोई फाइनल स्केच होगा जिनसे हाँ। उन्होंने पेंटिंग करी होगी। फिर उन्होंने उसको compose सो इट इज मोर लाइक दे आर टेकिंग अ पोज और उसी पोज में ही वो पूरा चल रहा है। हाँ मतलब यार ये तो एक तरह का बहुत डिफरेंट पोज भी ले सकते हैं, वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको करेक्ट। लाइक फॉर बनाना एग्जांपल, अच्छा मतलब आप चेंज करने का मौका देते हो किसी को? मतलब पहले ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट बड़े सरफेस पे स्टार्ट कर दिया, बड़े कैनवस पे स्टार्ट कर दिया। पहले आपको छोटे छोटे थोड़े उसके स्टडीज करने पड़ेंगे कि जैसे अगर आप ऐसे बैठे हो, अब मैं एक ओके, ये प्रोफाइल बेसिक जिसको प्रोफाइलिंग बोलते फिर मेरे दिमाग में आएगा कि नहीं अगर मेरे को इसको कुछ अलग करना है तो मैं आपको कोई प्रॉप दे सकती हूँ, फिर आपको बोलूँगी आप ये पोज में बैठो, फिर हम उसमें थोड़े से स्केचेस करके देखेंगे, फिर मतलब थोड़े स्केचेस प्रोड्यूस करने के बाद फिर जब आइडिया क्लिक होगा कि नहीं इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर वो फाइनल कैनवस मतलब पे ऐसा जाएगा। नहीं है कि आप पूरी चीज दिमाग में लगा रहे हो, यहाँ पे आपको स्केच करके देखना पड़ेगा, फिर भले ही आप पेंटिंग भी करके देखनी पड़ेगी। फिर हम छोटे छोटे कैनवस में पेंट करते हैं, उसके बाद फाइनल बड़े कैनवस पे जाते हैं। ट्रायल एंड एरर चलता रहता है तब जाके पर यहाँ पे final produce अंडू होता है। वाला केस नहीं होता। हाँ Yeah. व्हाट्स द स्टोरी ऑफ मोनालिसा? ये इतनी फेमस है क्यों? मोनालिसा एज सच पहले उतनी फेमस नहीं थी उसकी, मतलब अब तो उसकी टेक्निक्स और जो डाविंची ने सब स्किल्स अपनी डाली, जब वो बाद में स्टडी हुई तो पता लगा कि ये और इतनी ग्रेट है। पहले वो एज एन नॉर्मल पोर्ट्रेट के हिसाब से ही एक म्यूज़ियम में लगी थी वहाँ पे, फिर एज सच उसका ये था कि वो 2 या 3 बार चोरी हो गई थी, तो वो उसका जो न्यूज़ थी वो पेपर में आई थी, तो उससे वो ज़्यादा फेमस होगी कि ये कोई पेंटिंग है और ऐसे चोरी हो गई है। तो बार यही पेंटिंग चोरी। हाँ और हाँ यही अभी भी पेंटिंग कुछ हुआ था ना उसमें। हाँ अभी वो एनवायरमेंटलिस्ट ने उस पे कैन वो फूड डाला था। हाँ पर उन लोग को ये नहीं पता, हाँ ये नहीं पता कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास में होगी तो पेंटिंग को कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही। और फिर उसकी यही स्टोरी कि मतलब वो जितनी बारी चोरी हुई उतनी बार उसके बाद से वो फेमस होना स्टार्ट हुई। फिर जब थोड़ी बहुत स्टडीज़ हुई तो पता लगा कि डाविंची ने जो उसमें जो टेक्निक्स यूज़ किए हैं, मतलब जो मोनालिसा बैठी है तो उसमें ना उसने फेशियल मसल्स इतनी अच्छी स्टडी की हैं कि जब आप उसको देखोगे आँखों की तरफ, आंखों में आंखें डाल के, तो आपको लगेगा कि वो स्माइल कर रही है, पर जब आप उसकी स्माइल की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं वो स्माइल नहीं कर रही, वो नॉर्मल फेस बना के बैठी है। तो उसने वो इल्यूजन क्रिएट किया है। और दूसरा ये कि उसने जो बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव डाला है, एरियल पर्सपेक्टिव, वो पहली बार किसी आर्टिस्ट ने डाला था। मतलब वो नॉर्मल कोई बैकड्रॉप नहीं है या कोई जैसे आप बैठे तो पीछे पर्दे हैं, ऐसे नहीं है। उसने अलग ही पर्सपेक्टिव डाला है कि सपोज़ कोई सीनरी अगर उसको ऊपर से देखो तो वो कैसी दिखेगी, तो वो एरियल पर्सपेक्टिव होता है, तो उसने वो डाला। तो जो उसने अलग अलग ये स्किल्स और टेक्निक्स यूज़ किए हैं उसके बाद से वो और फेमस होगी। और एक्चुअल में वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी दिखाते हैं, इतनी सी A4 मतलब कुछ बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, बस फ्रेम से थोड़ी और बड़ी हो जाती है, ऐसा है। हाँ, दुनिया का कौन सा ऐसा आर्ट पीस है जो तुम्हें बहुत ओवररेटेड लगता है? तो मेरे को MF मुझे भी क्यों? मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आता। और पता
एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं अच्छा लगता है हमें, हाँ। बहुत अच्छा लगता है, हाँ। बट कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं अच्छा लगता ना। ये तो वो वाली बात होगी, मतलब ये चीज है कि अगर आप हमसे पूछोगे ना, मतलब एज समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड आर्ट मच, ठीक है, तो हमको तो बहुत बार कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ये किया क्या है, ये आर्ट हमें समझ में नहीं आ रही है। तो अच्छा, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज कि आर्ट अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आर्टिस्ट की है या फिर उन लोगों की है? आर्टिस्ट की है। उसने अगर दिलो जान से सही प्रोड्यूस किया है तो सही है, अगर मैक्सिमम लोगों को समझ आ रहा है, थोड़े बहुत को नहीं आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आता, एग्जीबिशंस वगैरह में सब लोग पूछने आते हैं तो आर्टिस्ट बताने हाँ, के लिए वैसे रेडी तो रहता समझा है। देता है। हाँ। वो है, लेकिन अगर जब आर्टिस्ट नहीं है क्या आर्ट अपने आप से बहुत, और कई बार मुझे क्या लगता है एक और चीज है, जैसे अभी यू नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट वन केला जिसको डक्ट टेप से चिपका दिया दीवार पे और फिर उसके बाद जो है उसे बेचा गया $612 मिलियन में, ऐसा कुछ फिगर था कि उसका। वो जो कन्वेंशन हो रहा था वो बहुत हाई लेवल का था, तो वहाँ पे सारे आर्ट डीलर्स और आर्ट कलर्स एकदम ही आर्ट माइंडेड पीपल थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड भी हो जाते हैं कुछ नया देख के, तो इसलिए भी वो इतना हाई प्राइस में बिक गया। और हो दूसरा सकता है मेन कि आइडिया वो था। वहाँ पे भी बिका हो तो उसके बाद भी बिक हाँ, मतलब ऐसा भी था, एक वीडियो थी, तो सड़ जाएगा ना। नहीं एक वीडियो थी जिसमें हाँ, किसी उसमें क्या वो कोई दूसरा था लगा जिसने देंगे। निकाल के वो केला खा लिया हाँ, था, हाँ, फिर दूसरी हाँ। आई थी कि फिर उसने चिपका दिया था। तो वो तो लग सकता है ना दूसरा, वो तो बस एक उनने बस स्टोरी टेलिंग ऐसी बता दी। So that's my question कि आप ज्यादा बड़ा क्या है, आर्ट या आर्ट के पीछे की कहानी? नैरेटिव जो है वो कई बार ओवरशैडो कर दे रहा है रियल आर्ट को। दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। बट केले में क्या आर्ट है, वो क्यों 612 मिलियन का गया? वो मेरे को तो लगता है कि उस टाइम पे वो जो पूरा माहौल था उसके वो आइडिया के लिए था, और वो जो आर्टिस्ट जिसने लगाया उसकी वो ऑलरेडी बहुत फेमस था, तो उस हिसाब से भी चीजें उस फर्क पे भी पड़ती हैं। डिपेंड करता है। तो ये तो मतलब एक चीज है कि बड़ा आदमी कुछ भी कह रहा है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। मतलब हो अभी जाता है। कोई फेवरेट आपका जैसे दिलजीत की पिक्चर आ जाएगी, चाहे वो गंदी से गंदी होगी, तो मैं तो देखने जाऊंगी। कुछ ऐसा है 612 मिलियन। हाँ, तो वो उसकी मतलब घर बेच के उसके दिलजीत की पिक्चर तो नहीं देखने जाओगे ना? नहीं हो सकता है। जब भी कभी आपके आर्ट को कोई भी क्रिटिसाइज करता है, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं है, वो सिर्फ ऐसे है क्या बना दिया यार ये, हाउ डू यू हैंडल दैट? हम हैंडल नहीं करते, हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं सीधा। हम सुनते पूरा हैं, ऐसा नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी आएगा तो सुनेंगे हम पूरा, बट अगर काम की बात नहीं है तो हम इग्नोर मार देते हैं। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, बिकॉज बोलते हैं ना कि आर्ट इज नॉट एवरीबडीज टेस्ट। क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव है ना। एग्जैक्टली, आर्ट सब्जेक्टिव है, और मतलब हम कोई एग्जीबिशन में लगाते हैं या कुछ भी वो करते हैं एग्जिबिट, तो मेन हमारा पर्पस ही ये होता है कि हम लोगों तक हम दिखाएं कि हमने क्या बनाया है। तो हाँ ठीक है, लोग आएंगे अपना रिव्यूज़ तो देंगे, वो तो हम सुनेंगे ही, पर अगर कोई बिल्कुल ऐसी बेतुकी बात है तो फिर उसमें हम अपना क्यों मूड ख़राब करें उस बात को ओवरथिंक कर करके। क्यों दिमाग लगाना है ऐसे फालतू चीज़ों में। पर अगर कोई आके ढंग की बातें बता रहा है तो चुपचाप सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं सीखने को तो मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मतलब आएगा। कहते हैं कि क्या बड़ा बुढ़ा आके हमें ये सब सुना गया, पर हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। पर इवन हाँ। हम लोग ऐसे हैं, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपनी पेंटिंग के सामने ना बड़ी सी स्माइल खड़े होके ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो सामने वाला बंदा आके अगर कुछ समझाने भी आ रहा होगा वो नहीं समझाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको तो कुछ अच्छा ही बोलना पड़ेगा। पर हम लोग का ऐसा है कि हम थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। हाँ। हाँ। तो ताकि इधर-उधर हमें हो आए जाते हैं थोड़ा, मतलब थोड़ी कोई देर बाद आ आए, जाते मतलब हैं। कोई आए तो हमें समझाए। हम चाहते हैं कि लोग आए हमारे पास, हाँ। फिर हमारी बातचीत होए तो हम आगे पहुंचे किसी कन्वर्सेशन पे। और बाकी आर्टिस्ट क्या करते हैं, प्रेशर दे देते हैं मुस्कुरा करके, भाई अच्छा ही बोलना प्लीज। ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसे स्माइल करके खड़े हो जाएंगे और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी नई ड्रेस पहन के खड़ा होकर नहीं बोलता है, वैसे। मेरे को बहुत वियर्ड लगती है ये चीज़। अभी तक कभी कोई किसी किस्म का कोई बिजार डीएम और कोई भी ऐसा कमीशन वर्क का ऐसा बिजार रिक्वेस्ट मिला है आपको? ऐसा एक क्लाइंट था जिनको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आर्ट पीस बनवाना था, पोर्ट्रेट बनवाना था,
तो वो चाहते थे भाई साहब कि अपने खून का ही लिख देंगे, वो अपना पोर्ट्रेट खून से बनवाएंगे। तो उन्होंने बोला था हम दे देंगे थोड़ा सा लाइक, मतलब वो ऐसा आजकल ऐसा चल रहा है, मैंने भी बहुत रील्स में देखा है कि वो ऐसे ये ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में चल रहा है। इवन आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या ब्लड आर्ट। अच्छा, मतलब जैसे वाटर कलर करते हैं ना हम, थोड़ा लाइक पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कलर कम होता है, वैसे ही सेम हम ब्लड से एक और पोर्ट्रेट वाटर क्रिएट कलर करते पेपर पे बनता हाँ। है वो। तो वो सुनने में ही कितना अजीब सा और यक है थोड़ा। हैं। पता नहीं कैसे होगा। मतलब वो थोड़ा सा अपना निकाल के सिरिंज में से करके दे देते हैं कि इससे बनाना, और ज़्यादातर ये टैटू स्टूडियोज़ में आती हैं रिक्वेस्ट कि ऐसा पोर्ट्रेट चाहिए। तो फिर ऐसे मैंने देखा है रील पे, वो ले लेते हैं सैंपल, ब्लड सैंपल, और फिर उससे वो पेंट करते हैं और देख के उल्टी आ रही होती नहीं भाई, है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स में भी आया था, मैंने यूट्यूब भी देखा था हाँ कि उसमें एक बंदा है जो करता है ऐसा। अच्छा, हाँ आई नो आर्टिस्ट, वो रजनीगंधा से पेंटिंग्स बनाता है। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो इंस्टाग्राम अलग ग्रो अलग। दिखाने के लिए इंस्टाग्राम हाँ, पे, पर हाँ। एक्चुअल में वो कभी नहीं करेगा। हाँ मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था कॉफी से कर रहे हैं, वो दैट तो वाज आर्ट। हाँ वो अच्छा पर भी लग अगर रहा आप था। कुछ भी यूज कर रहे हो यार, कुछ भी कैसे कोई कैसे यूज कर सकता है। हल्दी यूज कर रहे थे एक बार, हल्दी में पानी मिला के यूज कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स तो आ रहे हैं ना, और वो चीज़ तो बाद में अभी तो आपकी आर्टवर्क अच्छी दिख हाँ, रही है जब बाद हम में कर नहीं रहे हैं रहेगी, काम, archival। बाद में तो उसका कोई ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस तरह का जो आर्ट पीस है वो कुछ सस्टेनेबल नहीं होता है, लंबे समय में खराब हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो आर्ट एक्सपेंसिव इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मटेरियल एक्सपेंसिव आता है, ताकि वो लंबे ड्यूरेबल टाइम तक रहे। करेक्ट करेक्ट। जब हम मोनालिसा और माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग्स और उनके स्कल्पचर्स की बात करते हैं, तो यार ये कितना 500-600 साल पुरानी आर्ट पीसेस, उससे भी ज्यादा, और आज भी इंटैक्ट है। वो मटेरियल्स है ना, तो क्या ऐसा हुआ है कि पहले के कंपैरिजन में आज की जो आर्ट है, हम ऐसा क्यों नहीं कोई चीज देख रहे हैं जो 10-20 साल पुरानी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये 500 साल बाद भी रेलिवेंट होगी? आज की डेट में कुछ ऐसा मॉडर्न आर्ट है, मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ, कोई ऐसी मॉडर्न आर्ट जो पिछले 10-20 साल में बनी हो और जो आपको लगता है कि भाई ये 500 साल तक ये एग्जिस्ट करेगी? वो तो मुझे आर्ट स्टाइल तो नहीं पता, पर मुझे लगता है रियलिज्म तो हमेशा रहेगा। रियलिज्म रहेगा, बट क्या वो आर्ट पीस जो बना है वो 500 साल तक रहेगा? आ सकते हैं ना, अब वो आर्टिस्ट। अच्छा, ये भी कल्चरल, ये किस चीज के लिए क्या फिनोमेना बन जाए वो पता नहीं है ना, जैसे केला बिक गया, और किस तरह का क्या आगे माहौल हो जाए। सो आई नो आर्टिस्ट, उनका नाम है अशोक भौमिक जी, एंड ही डज क्रॉस हैचिंग एंड ही इज सो गुड एट इट। तो उनका एक लेक्चर था, और उस यूनिवर्सिटी लेक्चर में मैं भी गया था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट राजा रवि वर्मा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है। सो पहले तो मैं इस बात के बारे में भी बात करूंगा आपसे, बट उन्होंने जो कुछ, मैंने उनसे भी ये सेम सवाल पूछा। मैंने कहा कि सर, मेरी बेटी अगर आर्ट करना चाहती है, ठीक है, और वो बहुत मेहनत करती है, वो कहती है बोले कि इसमें मेरे को अपना करियर बनाना है, मेरा पैशन है ये, और फिर वो एक कहानी पढ़ती है जहाँ पे $612 मिलियन में, या इतने मिलियन डॉलर्स में, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द फिगर, इतने बड़े ह्यूमंगस अमाउंट में केला डक्ट टेप लगा हुआ ये चला गया। ये गया है उसकी कहानी के पीछे कि भैया उसमें जो कहानी गढ़ी है, जो आर्टिस्ट है, जो म्यूजियम है, जो लोग हैं, उन सब ने, मतलब सबने कलेक्टिवली उसको उसी नज़र से देखा और वो हो गया काम करके। बीच में बहुत कुछ हो सकता है कि भैया वो ब्लैक को वाइट करने के लिए किया गया हो, कुछ किया गया हो, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरा बच्चा जब ये देख रहा है तो वो तो कहेगा कि पापा, जब ऐसे ही चीज़ें केला चिपका के जब पैसा बनाया जा सकता है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, पेशेंस क्यों सीखना? पर फिर वो केला भी तो कोई आम आदमी लगा देगा तो वो इतना हिट भी नहीं जाएगा ना। लगाया भी तो कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने था, कोई बहुत अच्छे कन्वेंशन में था, और वो बेसिकली वो एक आइडिया था, तो उसके लिए वो उस मोमेंट पे ज़्यादा हिट और रिलेट कर गया लोगों को। लोगों को नहीं, मेरे ख्याल से इसको भी इन्फ्लेट किया गया है। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने इसको किसी तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा है। उनका कहना ये था कि राजा रवि वर्मा, आज हम 100 साल बाद हम इस लेक्चर में बात करें, उनकी पेंटिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं राजा रवि वर्मा को, 100 साल बाद शायद इस केले के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। तो आप जब टाइमलेस आर्ट की बात करते हो, तो टाइमलेस आर्ट इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट हैज सो मेनी अदर डायमेंशंस, जो ये ऐसे ये तो फुलझड़ी टाइप चीज है ना भाई। एक बार आग लगाई, बड़ा धमाका हुआ, चीज हुआ, अनार बम की तरह फटके खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। हाँ करेक्ट। सो जब आप जाते हो बाजार में, या मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब आप कमर्शियल वर्क करते हो, ये सब चीजें करते हो, डू यू एजुकेट योर क्लाइंट्स ऑन दिस, और
क्या प्रोसेस रहता है? सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने मेरे साथ चीज़ें की, तो सबसे पहले आप म्यूरल्स के बारे में आप जब आप बात कर रहे हो या किसी भी जो भी पेंटिंग आप कर रहे हो, जब आप बोलते हो कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, तो किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है? जब हमारे पास कोई ऐसे क्लाइंट बेस्ड वर्क आता है तो पहले हम प्रेफर करते हैं कि हम जाके मिलें रादर देन ऑन अ कॉल। मतलब थोड़ी सी बात कर ली हम, पर मेन हम जाके मिलें, हम उसका स्पेस देखें, उससे बात करें, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि उसके दिमाग में क्या है, वो कैसी स्पेस अपनी क्रिएट करवाना उनकी चाहता है, वाइब कैसी है हाँ उस स्पेस को लेके। तो फिर तो उस बेसिस पे फिर हम उनसे थोड़ी देर तक बात करके पूरे इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं। फिर जब हम घर जाके आपस में डिस्कस करते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसको ऐसी चीज़ डेवलप करनी है। तो जैसे हम आपसे मिले, अब आप पॉडकास्ट लेते हो, तो हम जब घर गए तो हमने सोचा कि पॉडकास्ट रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, हमने आपसे बातें की तो आपको समझा, तो हमने पूरा सर्च किया ना कि पॉडकास्ट रिलेटेड क्या चीज़ें होती है, क्या आपकी क्या लाइफ है, आपकी क्या जर्नी रही है। हमने सिर्फ पॉडकास्ट नहीं सोचा, फिर हमने सारे एलिमेंट्स देखे जो भी आपके लाइफ के सराउंड। तो हमने बुक इंक्लूड की, ऐसे आपने ट्रैवल किया है तो हमने ट्रैवल वाली चीज़ें इंक्लूड की। तब फिर हमने आपके थोड़े इंस्टाग्राम में भी सर्च किया, थोड़ा सा यूट्यूब सब देखा, फिर हमने दिमाग लगा के एक जो थोड़ा रफ स्केच था फिर आपको दिखाया, फिर आपने वापस बताया चेंजेस, फिर हमने चेंजेस किए। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये तो चलता रहता है। जब आप इतनी मेहनत करके अगर कोई क्लाइंट आपको चेंजेस बताता है तो हाउ डज इट फील लाइक ऑनेस्टली? मतलब अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर अगर बिल्कुल सारी चीज़ों पे मना हो जाए ना तो वो हार्ट ब्रेकिंग रहता है। पर अगर थोड़ी एक्सेप्ट हो रही हैं, थोड़ी वहाँ से और अगर चेंज करने से अच्छा आउटकम आ रहा है तो फिर कोई तो आप उतने अटैच नहीं हो कि भाई जो हमने बोल दिया वही, हमारे आर्ट फॉर्म बहुत नहीं। ये पहले होता था हमारे साथ कि हम अटैच्ड हो जाते थे। इससे रिलेटेड एक मेरे पास पर्सनल स्टोरी भी है कि कॉलेज में एक एग्जीबिशन थी और कितनी लगी होंगी 20-30 पेंटिंग्स में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई थी, जिसमें एक बायर आया था एंड आई वाज सो अटैच्ड टू दैट पेंटिंग कि मैं उसको सेल ही नहीं कर पाई। अच्छा, हाँ, और मेरे साथ हुआ तो मैं तो रो गई थी। मतलब कैसे? क्योंकि मतलब मैंने वो पेंटिंग बहुत ऐसे मतलब काफ़ी स्केचेस के बाद प्रोड्यूस की और वो काफ़ी इनोवेटिव थी मेरे लिए कि मैंने भी मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके जैसे मतलब मैं करती हूँ ओरिजिनल आर्ट वर्क था। हाँ, तो वो सेल होने लगी थी। तो पहले तो मैं शौक में थी कि मेरी कैसे थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है ना। तो फिर जब वो हो रही थी तो फिर मैं कह रही यार ये तो सही में जा रही है, फिर हिट हुआ तो फिर मेरे को तो ऐसे रोना आ ही जाता है। मैं तो कि नहीं लेके मत जाओ मेरी आर्ट, मतलब ले जाओ पर थोड़ा सा टाइम दे दो इसके साथ। 2 आंसू बहा लूं, अच्छे से पकड़ लो, हाँ, देख लूं, निहार लूं, मेरी है ये, क्या बनाई थी। तेरा मेरा साथ इधर तक था, ऐसे थोड़ी बातें करती हूँ। एंड व्हेन यू सी कि लोग उतने मतलब लोग सिर्फ उसको वैसे ही देखते हैं उतना, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड द वे यू आर, हाउ डज इट मेक यू फील? वो हो भी नहीं सकते उतना अटैच, उन्होंने क्योंकि किया ही हमने नहीं प्रोसेस एंजॉय किया है। हाँ, और हाँ। ऐसा नहीं है कि लोग अटैच नहीं होते। हाँ। अगर उनकी वाइब से मैच हो गई वो चीज़ सही में, तो फिर तो उनको मज़ा ही आ जाता है। फिर दे कीप गिविंग यू ऑर्डर्स और फिर वो आगे भी कॉन्टैक्ट्स देते हैं। जैसे कि हम इसकी लाइव वेडिंग पेंटिंग में मैं इसके साथ हेल्प करने गई थी, बट फ्रॉम देयर मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट्स मिले स्टूडेंट्स के। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उनको दे पा रहे हैं। पंचायत का एक सीन है ना जिसमें वो घोड़े को बेच रहा होता है, क्योंकि ज्योतिषी ने बोल दिया कि वो जानवरों से दूर रहो, और वो बहुत रोता है उस घोड़े को। देखिए उसको जो अटैचमेंट होता है, पैसे भी मिल रहे हैं, सब चीज है, लेकिन फिर भी उसको बहुत रोता। तो तुम लोग का भी यही हाल होता है होता है। पेंटिंग्स को गले लगा के? मतलब खुद के ओरिजिनल वालों पे तो बहुत होता है कि कोई कमीशन वाली आए तो ठीक है ले जाओ। अच्छा, जहाँ पे आपने आइडिएशन भी मतलब आइडिएशन के टाइम से क्लाइंट आपके साथ है, हाँ। कि कैसा बनवाना है, क्या करना है, नहीं वो तो कमीशन हो गया, दैट इज कमीशन। हाँ। मतलब वही चीज है, हाँ। जिसको आपने पहले से बना के फिर आपने शोकेस किया है, दैट इज योर ओरिजिनल ओरिजिनल। तो जैसे अब हम ये म्यूरल बना रहे हैं, मुझे इसको बनाने में भी मजा आ रहा है, तो हम वापस आएंगे आपके पास कभी ना कभी देखने घूमते फिरते। क्योंकि बिकॉज दिस इज आवर ओरिजिनल पीस, हम हाँ। कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं। हाँ,
हमारा इसमें दिमाग लगा है। और ऐसे ही बहुत सारे म्यूरल आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, और दे यूज़ टू कॉपी, और फिर मतलब जो क्लाइंट बोलता है वो कर देते हैं, बट हम लोग का दिमाग ना थोड़ा तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दीज टू? कई बार होता है कि कोई क्लाइंट बहुत ही हो सकता है कि अपनी चीज को लेके बहुत ज्यादा पक्का हो, जो आपके आइडियाज को इनकॉर्पोरेट ही ना करना चाहे, वो आपको बोले जैसा मैंने बनाया रख के करना पड़ता है। पर हम बहुत ट्राई करते हैं कि हाँ। हम उसकी थिंकिंग चेंज कर दें कि हाँ। नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आप हमारे हिसाब से चलिए। बिकॉज वो क्रिएटिव जो अगर हम लड़ रहे हैं अपने आप से कि नहीं हाँ, ऐसे हमें ज़्यादा मज़ा अच्छा ही नहीं लगेगा, ज़्यादा आएगा। बेटर लगेगा, तो वो हाँ। हमको मज़ा नहीं आता। बट हमको ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कमीशन ऑर्डर्स का, कि हमको माननी पड़ती है क्लाइंट्स की कि नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। और ये मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाया है। नहीं तो मैं बहुत पीछे भागती थी कि यार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। वो मानना पड़ेगा आपको, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा उनकी बात। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। या पर कभी कभी होता है कि वो लोग हमारे हिसाब से भी चल लेते हैं, उनको भी कुछ नया चाहिए होता है, वो तो हम फिर भी अलग ready टाइप हैं। के क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। जिनको अगर कुछ नया चाहिए, वो चाहते हैं कि हम लोग और वर्क करें, तो फिर वो तो अलग ही मज़ा है, वो तो डिफरेंट चीज़ है। पर ये जो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है, ये बहुत बाद में आती है लोगों ये को। तो है। अच्छा, एक यंग आर्टिस्ट होना, इस दुनिया में यंग आर्टिस्ट होना, डज इट फील लाइक अ सुपर पावर और इज इट अ स्ट्रगल फॉर रिस्पेक्ट? बिग स्ट्रगल। या बिग स्ट्रगल। वाई, मतलब लाइक कि क्या वाकई में, जैसे एम.एफ. हुसैन को हम नहीं जानते कि वो यंग एज में क्या थे और क्या स्ट्रगल था उनका। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं पहले के टाइम के जो यंग एज में काफ़ी अच्छे थे, और मतलब दे डाइड ऑल्सो एट वेरी यंग एज, जिससे हम इंस्पायर होते हैं। लाइक अमृता शेरगिल, वो तो हमारे लिए भगवान है। मतलब सीरियसली What is about अमृता शेरगिल जो उनको अमृता शेरगिल बनाता है? उनके Dignity और रेवोल्यूशनरी आइडियाज, मतलब हाँ। उस टाइम पे वो फेमिनिस्ट थी। हाँ, मतलब समथिंग कुछ 70s या उससे भी पुराने टाइम में वो मतलब इतनी बोल्ड आर्टिस्ट, हाँ। मतलब इस टाइप की स्टोरी जो उनकी पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है, वो सुन के ना ऐसे गूज बम्स आते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने क्या में था भी वो, मतलब थोड़ा सा अगर आप जैसे- कहानी बता पाओ हाँ, अमृता जैसे शेरगिल। पहले के ज़माने में भी फीमेल आर्टिस्ट को भी मौका नहीं मिलता था, जैसे कोई भी फील्ड में नहीं मिलता था, उस प्रकार से आर्ट में भी नहीं मिलता था। और एज इन कोई इंडियन फीमेल आर्टिस्ट अगर वो इतने अच्छे लेवल पे जा रही है, उनका नेशनल गैलरी में काम लगा है, उनके हर स्केल पे उनके बारे में बात होती है, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। वही चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग और वो लगती है हमें। हाफ इंडियन थी और Half- हाफ half- हंगेरियन थी। हाँ। तो ऐसा भी था कि काफ़ी यंग एज में वो आउट ऑफ इंडिया चली गई थी फॉर फिर स्टडी, वो वापस और फिर आई थी एग्जीबिशन यहाँ करी उनने फ्रांस में। सोलो एग्जीबिशन करना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी एज अ फीमेल, फीमेल आर्टिस्ट। हाँ। उसके बाद फिर शी रियलाइज कि नहीं, मुझे इंडियन पेंटिंग्स में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंडिया वो की मेरा तरफ, कल्चर है, वो हाँ। इंडिया की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो वापस वो एक टाइम पे इंडिया वापस आ गई थी। और उसके कुछ टाइम बाद, मतलब इंडिया आने के बाद उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काफ़ी कुछ आया। मतलब उससे पहले तक तो उनने काफ़ी कुछ इन्जॉय करी अपनी लाइफ, जो कि हमें लगता है कि आजकल के टाइम पे भी लगता है कि लड़की होके ये नहीं करना चाहिए, लड़की होके वो नहीं करना चाहिए। उनने सब टाइप के फ़न किए हैं, तो डैट मेड इट हर बोल्ड, मतलब ऐसे। उनको एक्सपीरियंस था काफ़ी चीज़ों का, तो फिर जो भी था, जो भी सिनेरियो था, एक्चुअल स्टोरी तो हमें नहीं पता वो कैसे मरी, मतलब कैसे एक्सपायर हुई। पर जब वो अपने पीक पे थी करियर के, तो फिर एक रात न्यूज़ आई कि शी इज़ डेड, मतलब Like अपने at the age of 27 शी डाइड। और तो, उनकी हाँ। शादी हुई थी उसके जस्ट 1-2 साल बाद मतलब ही। उनकी एग्जीबिशन भी थी, सोलो एग्जीबिशन, नेक्स्ट डे ही कुछ, और उसी रात को, उससे पहले वाली रात को शी डाइड। तो वो भी काफ़ी हिट करता है। और फिर उनके ये सारे आइडियाज़, और उन्होंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स काफ़ी बनाए हैं। हाँ। और उसके थ्रू उनके क्या होता है, उनका चेंज होते हैं, चेंजेस दिखे हमें उनके स्टाइल में और जब वो उनकी बाहर स्किल्स गई थी में। वहाँ पे स्टाइल डिफरेंट था, हाँ। बट जब वो इंडिया आई उनकी स्टाइल का कम्प्लीटली मतलब डिफरेंट हाँ, थी। वो मतलब साड़ी वाड़ी में भी रहती थी, पर वो पूरी फेमिनिस्ट भी थी, और फिर वो पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी करती थी, और इतने अच्छे अपने करियर के पीक पे थी। और तो ऐसा भी था कि मतलब वैसे बहुत सी फीमेल्स
भले आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, तो वो बहुत ही डरी सहमी रहती हैं, पर वो काफ़ी बोल्ड थी। मुझे वही बात इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है अमृता शेरगिल की, और उनकी पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। How important is to, we celebrate people like अमृता शेरगिल कि जो थोड़ा सा स्टेटस को चैलेंज करते हैं, जो कुछ अलग करते हैं, जो जिसको हम बाद में रेवोल्यूशनाइज बोलते हैं, बट उस समय तो वो डिस्टर्ब करना है, वो डिसरप्ट करना है। तो क्या वाकई में एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा जरूरी है, या फिर अंडर द कारपेट अपना काम करते रहो, किसी दिन रिकॉग्नाइज हो जाओगे? नहीं, आपको शोकेस तो करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा ना, मतलब लाइक जो बैलेंस है वो, अपनी जो कंफर्टेबल स्पेस है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ेगा, आपको वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपको कंफर्ट नहीं मिलता है। और एक सफिशिएंट पोर्टफोलियो एटलीस्ट 20 to 40 काम का, अपने कोई अच्छी गैलरी को अप्रोच करोगे तो आप वहाँ सोलो एग्जीबिशन भी कर सकते हो। मतलब आपको अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक कमरे में बैठे बैठे कोई आएगा तो नहीं नॉक करते हुए कि अरे आप वही आर्टिस्ट हो, आप तो फेमस हो गए, ऐसे तो नहीं होगा, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा। और आर्ट और कंट्रोवर्सी का कैसा कॉम्बिनेशन है, मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप, ये कैसा लव और हेट का रिलेशनशिप है आर्ट और कंट्रोवर्सी का? बिकॉज बोलते ही है कि जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है वो बाजार में चली जाती है। आज की डेट में ये भी है ना, कोई वीडियो आप कंट्रोवर्शियल बना दो, कुछ चीज़ बना दो, आप देखो कैसे कंट्रोवर्सी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। ये तो है। तो क्या ये एक तरह का ये इज इट समथिंग कि जो एक चीप ट्रिक बन गया लोगों के लिए, दैट इज वेयर सम आर्टिस्ट कंट्रोवर्सी स्पार्क करने की कोशिश ही करते रहते हैं? अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका तो मुझे नहीं पता, पर अगर जैसे हो जाती है कुछ कंट्रोवर्सी और उससे उनको फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, तो अच्छी बात है। और अगर बट उसके साथ में जो आपको जो वो आ रहा है ना, जो बैकलैश आ रहा है और जो आपको परेशानी आ रही है, जो आपको लोग भला बुरा कह रहे हैं, आपका जो इमेज है वो टार्निश हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है, उस समय में तो ऐसा नहीं लगता ना कि यार ये चीज हमारे लिए अच्छी हो रही है, कल को हमें कुछ बहुत आगे ले जाएगी? वो तो फ्यूचर तो किसी ने भी देखा, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली बुरा ही लगता है, बट जब हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन कई बार लोग ऐसा खुद से परस्यू करते हैं, प्लान करते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि वो आजकल का जमाना ही ऐसा बन गया है सोशल मीडिया के थ्रू। और पेंटिंग आर्टिस्ट इतना नहीं करते ये सब चीजें, मतलब अदर फील्ड के आर्टिस्ट करते होंगे ये सब चीजें। हाँ, बट पेंटिंग्स में भी कई बार होता है, स्पेशली ब्लास्फेमी जैसी चीजें हो जाती हैं, या कोई रिलीजियस। मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू लगता है कि कभी कभी जो एक नॉर्मल पेंटिंग ऐसे ब्रश से बन सकती है, आप उसके लिए पूरी बाल्टी कलर उछाल रहे हो, उसकी कोई नीड नहीं, सिर्फ वीडियो एंगेजिंग बनाने के लिए, और उस पर मिलियंस व्यूज जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। फिर वो आर्ट नहीं, वो तो आप फिर वीडियो बना रहे हो, वेस्ट हो रहा है, आप एक्सपेंसेस तो बता नहीं पा रहे हो ना उसमें, मतलब कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो जो शोमैनशिप है वो ज्यादा वो बहुत ओवर हो रहा है आजकल। और ये भी नहीं कि उतना कलर फेंक के वो बहुत अच्छी आर्ट बना रहे हो, वो कुछ नहीं बना रहे, स्टाइल बहुत ही मतलब करने का तरीका सेम है। कई बार हमने देखा है कि वो कलर फेंकते हैं बट कलर उतना ज्यादा दिखता नहीं है उसकी। वो हाँ, तो वो बस वो एक स्टाइल है, बस एक बारी किसी ने स्टार्ट किया, कोई एक चाइनीज आर्टिस्ट थी, उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे नाम नहीं पता, वो आती रहती है। हाँ, वो सब ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्यों, पर उनकी फिर फाइनल प्रोडक्ट में भी पेंटिंग अच्छी लगती है। मैंने 1-2 इंडिया में देखे, पर उनके नहीं लग रही है, उनकी बहुत ही बेसिक है, मतलब उनको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसमें ऐसा दिख रहा है। पर इतनी मेहनत इतना फालतू का करना क्यों है? हाँ, मतलब क्यों ही करना है, क्यों करना है, मतलब आप बेसिक वीडियो बना के भी हिट हो सकती है। बस यही है कि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, एंगेज करने के लिए लोग करते हैं। आप कुछ इतना ज्यादा कोई एक्सट्रीम चीज करोगे तो लोगों का अटेंशन आएगा, बस एक्सट्रीम इसीलिए लोग फॉलो कर रहे हैं। वही आजकल वो चीज ट्रेंड हो गई है, हर जॉनर में और हर इंडस्ट्री में हो रहा है। तो जैसे आजकल बोलते हैं ना कि डांस रील्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, पर हम पेंटिंग रिलेटेड तो ये सब नहीं करते। हाँ, कि कुछ अलग करें तो आए, मतलब कुछ अगर सही में कुछ फनी सा ट्रेंड आया है तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिसमें हमको भी मजा आ रहा है। ह्यूमर रिलेटेड चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, पर डांस करके हम कैनवस थोड़ी ना दिखा सकते आरती उतार रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट, एज एन समबडी हु डज पेंटिंग, कोई तुम्हारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो जो तुम्हें बहुत, मतलब जो बहुत, जिनके बारे में सोचते हो तो बहुत गुदगुदाते हैं, बहुत मजा आता है कि यार वो भी क्या चीज़ थी जो हो गया? सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब हम ये प्लेन या लैंडस्केप पेंटिंग के लिए जाते हैं
और लोग ना हमारे आसपास आ जाएंगे। प्लेन और लैंडस्केप पेंटिंग ये क्या होता है? लैंडस्केप पेंटिंग जब हम कोई सीनरी या कोई भी एक मतलब बाहर जाके आउटडोर्स जाके कोई भी सीन हम प्रैक्टिस करते हैं लाइव, तो उसको लैंडस्केप हो गया। और उसको एज इन फ्रेंच में एन प्लेन एयर बोलते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनली हम लोग प्लेन एयर बोलते हैं, वैसे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोले तो लैंडस्केप हो गया। तो जब हम वो करने जाते हैं तो बहुत अजीब अजीब लोग भी आते हैं, वेरी एक्साइटेड कि अरे क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। फिर सामने से आके बोलेंगे कि अच्छा ये देखो वो वाला मकान बना रहे हैं। हाँ, कभी बोलेंगे कि कोई नक्शा बना रहे लग रहा है। एक बार बोला था फोर्ट का, ये फोर्ट आए हैं नक्शा बनाने आए हैं 2 आर्टिस्ट। एक पहले पीछे खड़े होके देख रहा है तो दूसरा वाला आके पूछता है क्या बना रहे हैं, बोलते हैं ये ना इसका नक्शा बना रहे हैं। अपने आप में हमसे पूछा नहीं, हम क्या बना रहे हैं, बिना पूछे बस कुछ तो चल रहा है। अच्छा आप ये बनाओगे, दीदी आप ये बना, इसके बाद आप क्या करोगे, वो पेड़ बनाओगे क्या आप? हाँ। ऐसे पूरा वो अपना ही शुरू कर देता है। फिर ये भी पूछेंगे अच्छा कब तक होगा, अच्छा हम घूम के आ जाएंगे तब तक हो जाएगा, हमको दिख जाएगा पूरा। आएंगे वो लोग घूम के, ऐसा नहीं है वो आते हैं 1-2 घंटे बाद, अच्छा हो गया आपका, वाह यार वाह, आपकी आईडी क्या है, आपका क्या है, इंस्टाग्राम, फोटो सब लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब वो हैदराबाद वाला किस्सा तो बताना बनता है। हम लोग वहाँ पे एक पार्क था बहुत अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग ग्रास पे बैठ के अपनी यही स्केचिंग वगैरह ही पेंटिंग कर रहे थे। तो जब हमारा ख़त्म होने वाला था ना, तो लोग तो देखते ही आसपास पार्क में घूमते घूमते क्या हो रहा है। तो वहाँ से ना हैदराबाद था तो एक तेलुगु स्पीकिंग लड़की आई, उसके साथ ना एक कैमरामैन था, इतना सा कैमरामैन, इतनी बड़ी वो। तो वो आई और मेरे को बोलती है कि कैन आई टेक योर इंटरव्यू। मैंने कहा पहले मैंने इसको देखा, पहले मैंने उसको देखा, फिर मैंने इसको देखा। ये बोलती, मैं कहा हाँ या श्योर। तो फिर मैं बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई थी, मुझे लगा कि वो पूछेगी इंग्लिश में या कुछ भी बात करेंगे हम, नहीं वो आई, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पे ऐसे पूरा दबाव रख के बैठ गई बगल में और अपनी लैंग्वेज में बोली जा रही है। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मेरे से कब पूछेगी मुझे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है। पूरा बोलती गई और फिर उसके बाद कुछ भी बुलवा के मेरे को बुलाया, थैंक यू, मैंने बस थैंक यू बोला है, फिर वो वापस उठ के निकल ली। मुझे आज तक नहीं पता लगा वो इंटरव्यू गया कहाँ। कुछ नहीं पता मेरे को, ये भी नहीं पता वो क्या बोल के गई है मेरे बारे में, मैं बोल के गई, अच्छा बोल के गई, कुछ पता ही नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, तो बहुत हंसी आती है। और मैं वृंदावन गई थी, तो मैं वहाँ पे लाइव स्केचिंग कर रही थी, ऐसे ही जो भी वहाँ पे लोग प्रेयर में हैं और मतलब ध्यान लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो सब्जेक्ट्स ही बन गए थे बिकॉज वो हिल नहीं रहे थे। तो आई वॉज ड्राइंग एवरी वन उधर पे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूथ लड़कों के आ गए थे और वो आके कहते हैं दीदी क्या बना रहे हो, बन तो सही रहा है, रिकॉर्ड करके जा रही है, हम कर दें आपके लिए, आपको कर दें। फिर एक आंटी थी, मैं उनका स्केच कर रही थी, फिर मैं उनको अपना स्केच देख कर आई। फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी आंटी थी जिनका मैं बना रही थी, तो उनकी कोई रिलेटिव लेके आई कि मैं लेके जा सकती हूँ ये वाला स्केच, मैंने कहा लो। उसके बाद फिर कोई और भी बहुत सारे लोग थे, तो मैं सबके पास जा के कैन आई ड्रॉ यू, और उसके बाद फिर उनको कंपोज करने भी लग गई थी मैं। 2 वहाँ पे सिस्टर्स थी, मैंने बोला आप ऐसे बैठ जाओ तो मैं ड्रॉ कर लूँगी आपको। फिर सब अपनी अपनी आके बातें बता रहे, स्टोरीज सुना रहे सब कि कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है। हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और मैं स्केच भी करती जा रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और ऐसे मुझे वहाँ पे बात करते करते एक म्यूरल आर्टिस्ट भी मिली, तो फिर हम लोग कनेक्ट हुए इंस्टाग्राम पे। और मतलब काफ़ी वहाँ का वाइब भी ऐसा है ना वृंदावन का कि काफ़ी स्वीट जेनरस पीपल आते हैं, बहुत ही मज़ा आया था। और एक तो स्पेशल चीज़ थी कि एक भैया थे जो मतलब वहाँ पे थे और वो काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पे, और उनने देखी होगी शायद मैं वहाँ पे स्केचिंग वगैरह कर रही हूँ। तो पहले तो वो निकल गए मंदिर से बाहर, फिर वो वापस हिम्मत जुटा के आए हैं और मुझे बोलने आए थे बेसिकली कि उनको अच्छा लगा, तो वो अप्रिशिएट करने आए थे। तो उनने उस अप्रिसिएशन में मुझे $20 दिए थे। जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो बट मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा है और इस बात को 2 साल हो गए हैं। तो इट इज़ अ कोर मेमोरी फॉर मी। चलो, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, मज़ा आया।